तुम उनके साथ रह सकोगे। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि जिमी लॉयड वीरा से बात करने के लिए क्यों मुस्तैद था। बिल जोन्स के जहन में यकीनन जिमी लॉयड और वीरा के नाम मौजूद थे और वो जफर के मौजूद ना होने की सूरत में वीरा से काम लेने के बारे में सोच रहा था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो दोनों तरफ से घेर लिया गया था। जफर या अल्बर्टो हलाक किया जा चुका था और वीरा हमारे साथ ताउन कर रही थी। वो किसी भी सूरत में अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के काबिल नहीं था, लेकिन उन दोनों को उनके नापाक अज़ाइम की सजा मिलनी बहुत जरूरी थी। हमारे दोस्तों ने भी किसी माजूरी का इजहार किया तो हम तीसरी राह इख्तियार करेंगे। इस बार पाल को जोश आ गया था। मैं खुद यहाँ रहकर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। पैसे की मदद से मैं हर काम कर गुजरूंगा। इस दौर में हुब्बुल वतनी से लेकर फरशनासी तक की कोई ना कोई कीमत होती है। जो शख्स $100 की रिश्वत को ठुकरा कर मुहिब वतन बना फिरता है, $1 मिलियन की पेशकश पर बिक जाता है। बस सिर्फ इतनी सी है कि आदमी को देखभाल कर उसकी सही कीमत लगाई जाए। वो चाल में जरूर फंसेगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने संजीदगी के साथ कहा। जफर ने इसी तरह मुझे अपना वफादार बनाया हुआ है। तुम्हारी नहीं, ये एक आम बात थी। पाल ने जल्दी से कहा, हमारी भी एक कीमत है। हमें काहोटा की तस्नीबात से कोई जाती प्रकाश नहीं है। हम पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। काहोटा के दुश्मनों ने हमें हमारी खिदमात का माकूल मुआवजा देने पर रजामंदी जाहिर की है। जब भी हमने इनके तफक्कुरात को अपने सर लिया हुआ है, पर ना हम खुदाई फौजदार नहीं है जो हजारों मील दूर से बिला वजह यहाँ दौड़ते चले आए। तुम पढ़े लिखे और काम के आदमी मालूम होते हो। आज रात को तुम यहीं रह जाओ। बिल जोन्स ने मेरा पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, शराब से दिल भर जाने के बाद यहीं सोफे पर सो जाना। मेरा घर जाना जरूरी है। मैंने कहा, बीवी और 2 यतीम बच्चों को मेरा इंतजार रहेगा। यतीम बच्चे? उसने हैरत से सवाल किया। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चे यतीम कैसे कहला सकते? बीवी मेरी है, मगर वो दोनों बच्चे मेरी मरहूमा बहन और बहनोई की यादगार है। वो दोनों हंस पड़े और पाल बोला, तुम बातें भी दिलचस्प कर लेते हो। कल दोपहर को हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मगर मेरे जहन में एक हलचल सी मची हुई थी। रेस्ट हाउस में कोई गैर मामूली हिफाजती इंतजाम नहीं था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। वीरा की जानिब से राब्ता होते ही वो उसके सर पर सवार हो जाते। वीरा की तरफ से लेट होने की सूरत में वो कर्नल जैसी जोन्स के जरिए जिमी लॉयड पर दबाव डलवा सकते थे और जिमी लॉयड फोन पर वीरा को तेजी दिखाने पर मजबूर कर सकता था। दूसरी तरफ उनके लाए हुए खौफनाक मगर छोटे बमों के ग्रेट अगले दिन उनकी तहवील में आने वाले थे। मैं उनसे सारी कारआमद बातें उगलवा चुका था, इसलिए उस सुनहरी मौका से फायदा उठाते हुए उनके साथ छेड़छाड़ की इब्तिदा करने में कोई मुज़ाहिका नहीं था। तुम चाहो तो कुछ वक्त निकाल कर हम एक बड़ा काम सर अंजाम दे सकते हैं। मैंने एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा। फिर इनके इस्तफसार पर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जफर के सारे मसाइब की जिम्मेदारी टैनी नामी एक बदमाश पर है और वो आजकल कराची में देखा जा रहा है। हम उसे ठिकाने लगा सकते। हमें मालूम है। डैनी का नाम सुनते ही बिल जोन्स के होंठों पर तनफ्फुर अमेज खिंचाव सा गया। मेरा बस चले तो मैं डैनी का भेजा उसके नाक के रास्ते बहा दूं। जफर ने अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र किया था। अगर तुम्हारा मूड हो तो मैं इसी वक्त उसके ठिकाने पर चलने के लिए तैयार हूं। मैंने पेशकश की। हमारे पास गाड़ी नहीं है। ऐसे कामों में टैक्सी ड्राइवर पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बिल बोला, इसकी फिक्र ना करो, मेरे पास काबिल एतमाद ड्राइवर समेत गाड़ी मौजूद है। ओह, फिर तो तुम खासी मालदार असामी हो। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत कम लोगों के पास अपनी कार होती है। सफर की मेहरबानी है। वो फराग दिलाना मुआवजा ना दे तो गुजर बसर भी दुश्वार हो सकती है। वो दोनों डैनी के कत्ल के लिए फौरन ही मेरे साथ रवाना होने पर तैयार हो गए। तुम तैयार होकर आओ, मैं जरा ड्राइवर को ब्रीफिंग दे दूं। वो लिबास बदलने में मसरूफ हुए तो मैं उनसे बहाना करके बाहर आ गया। मैंने फैसला कर ही लिया था तो सुल्तान शाह को एतमाद में लेना जरूरी हो गया था। सुल्तान शाह ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ मेरी वापसी का इंतजार कर रहा था। उसने बहुत सुकून के साथ मेरी मुख्तसर कहानी सुनी, फिर सर हिलाते हुए बोला, यह अच्छा है, रोक का जल्द अज जल्द खात्मा होना चाहिए। हम दोनों बाहर खड़े होकर नीची आवाजों में तबादला ख्याल करने लगे। बातें करते हुए मैंने चहलकदमी के अंदाज में कार का तवाफ करके ये भी देख लिया कि सुल्तान शाह की बेतुजही और काफी दिनों से ज्यादा इस्तेमाल न होने के सबब कार खासी गंदी हालत में थी। खास तौर पर उसकी दोनों नंबर प्लेटें ऐसी हालत में थीं कि उन्हें सरसरी नजर में पड़ना मुमकिन नहीं रहा था। फुदौन तैयार होकर बाहर आए तो उनके वजनी जेबों पर नजर पड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें तखलिया फराहम करके गलती की थी। मैं उनके साथ मौजूद रहता तो मुझे यह अंदाजा हो सकता था कि वो इस मुहिम के लिए किस किस्म का और कितना असलहा अपने साथ ले रहे थे। इन्हें आता हुआ देखकर सुल्तान शाह ने फुर्ती के साथ ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन बिल जोन्स ने बाहर रुक कर ही चाबी का मुतालबा कर दिया। उसका कहना था कि दौरान सफर सिर्फ इसी वक्त पुरस्कून रह सकता है जब स्टीयरिंग व्हील उसके काबू में हो। मैंने उसे अमेरिका के बरक्स पाकिस्तान में बाएं हाथ पर गाड़ी चलाने के कानून और गंदे ट्रैफिक का हवाला देकर ड्राइविंग सीट से बाज रखना चाहा, लेकिन वो ना माना। उसके इसरार पर चाबी उसे दे दी गई। हम वहां से रवाना हुए तो मैं बिल जोन्स के बराबर में बैठा हुआ था। सुल्तान शाह पाल के साथ अकबी निशिस्त पर विराजमान था। गाड़ी चलने के बाद पाल ने सुल्तान शाह से मुतारिफ होने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी हदायत के मुताबिक अंग्रेजी से लाइल्मी जाहिर करके रह गया। मेरे लिए वो बंदोबस्त जरूरी था ताकि मेरी और सुल्तान शाह की किसी बात में अदम मुताबिकत की वजह से
उन दोनों को चौकन्ना होने का मौका ना मिल सके। रेस्ट हाउस से रवाना होने के बाद मैंने बिल जोन्स को उस सड़क पर चलने का मशवरा दिया जो पठान कॉलोनी और बनारस चौक से गुजरती हुई बलूचिस्तान की तरफ जाती थी। आबादी, सीमेंट साजी के कारखानों और फिर गंधक मिले हुए गर्म पानी के चश्मों के करीब से गुजरने के बाद गाड़ी वीरान इलाके में दाखिल हुई तो सड़क के दोनों तरफ चटियल और तारीख मैदान देकर पाल चौंक के बगैर नहीं रह सका। मालूम होता है कि हम शहरी हदूद से बाहर निकला है। उसने कहा, क्या हम कराची से बाहर किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं? कराची एक बेतुका शहर है। मैंने उसे बातों में उलझाए रखने की इरादे से कहा, इसके मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान ऐसे गैर आबाद इलाके हर तरफ बिखरे हुए हैं। शायद शहर के मनसूबा साजों ने मुस्तकबिल की जरूरत के लिए इन कताअत राजी को बचा कर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो तहद्दे नजर अंधेरे का राज नजर आ रहा है। पाल की पुरतशवीश आवाज उभरी, आगे कोई आबादी हो तो यहाँ से उसकी रोशनियां वगैरह तो नजर आनी चाहिए। इस वीराने में डैनी क्या कर रहा है? उसका इस्तराब खतरे की अलामत था। मैंने बिल से कहा कि आगे एक कच्चा रास्ता नजर आएगा, बस वहीं से गाड़ी बाएं तरफ उतार लेना। मेरा ख्याल है कि हम अपने मंजिल से काफी करीब हैं। तो क्या हमें सड़क से उतरकर कच्चे में जाना होगा? बिल की आवाज भी तफक्कुर आमेज थी। चंद मिनट के बाद हम दोबारा नीम पुख्ता सड़क पर होंगे जो नशीबी इलाके में मौजूद आबादी तक जाती है। मैंने कच्चे रास्ते की बात यूं ही कह दी थी। मुझे अंदाजा था कि कुर्ब जवार के दही इलाकों तक रसाई के लिए सड़क से जा बजा कच्चे में उतरने के निशानात मिलते रहेंगे। हेडलैम्प्स की रोशनी में बिल को जूं ही किसी पगडंडी के आसार नजर आए, उसने ब्रेक लगाकर गाड़ी की रफ्तार कम की और उसे सड़क से नीचे उतार दिया। गाड़ी झटके खाती हुई पथरीले और नाहमवार रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। गाड़ी में बोझल और गैर फितरी सकूत छाया हुआ था। हम दोनों उन पर वार करने के मौका की तलाश में थे और वो शायद अपने लिए खतरा महसूस करने लगे थे। एक गड्ढे से निकलते हुए गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी दूर तक गई तो रास्ते में पथरीले टीलों का एक सिलसिला नजर आया और बिल ने पूरे ब्रेक लगाकर गाड़ी वहीं रोक दी। अब तुम चाहोगे कि हम 200 गज के बाद गाड़ी छोड़कर इन टीलों को पैदल अबूर करें? बिल को घुराहट गूंजी। मैंने अपने बाएं हाथ में पिस्तौल के वजनी दस्ते से उसके सर पर भरपूर ज़रब लगानी चाहिए जो ऊंची पड़ी। बिल जोन्स का हाथ शायद पहले से दरवाजे के लीवर पर था। वो बहुत फुर्ती के साथ कार से बाहर निकल गया। पिछली नशिस्त पर भी थमा चुकड़ी शुरू हो चुकी थी, मगर मेरे लिए बिल ज्यादा अहम था। मोहलत पाकर वो कोई आतिशी हथियार निकाल लेता तो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती थी। मैं भी फौरन ही ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। बिल जमीन पर ही लुढ़क कर एक तरफ निकल जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस पर से होता हुआ संगलास जमीन पर फिसल गया। मैंने संभलते फिजा में एक फायर चौंक मारा। मकसद सिर्फ उन्हें खौफजदा करना था। फौरन एक और फायर हुआ जो बिल जोन्स ने किया था। वो मुतवक्का से ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ था क्योंकि जमीन पर गिरने के बावजूद अपना पिस्तौल निकाल चुका था। फिर मैं देखा कि कार की पिछली सीट का दरवाजा खुला और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था 2 हेवले बाहर आ गिरे। उन दोनों की वहशियाना गुर्राटे वीराने में दूर तक गूंज रही थी। लम्हा भर के लिए मेरी तवज्जो कार की तरफ मबजूर हुई थी कि बिल जोन्स की तरफ से दूसरा फायर हुआ और गोली मेरे सर के बालों को तकरीबन चूती गुजर गई। अगर मैं इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ न होता तो मेरी खोपड़ी में एक खिड़की खुल गई होती। मैंने अंदाजे से काम लेते हुए बिल की तरफ फायर किया, मगर मेरी गोली कार के किसी आईनी हिस्से में जा घुसी। खुले मैदान में जब 2 मुसल्लह हरीफ एक दूसरे के मुकाबिल हों तो उनमें से कोई भी अपने कदमों पर खड़ा होने का भयानक खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने फुर्ती के साथ एक करीबी नशीब में लुढ़कने के बाद सीने के बल पोजीशन ले ली और कभी हैकल बिल को तलाश करने लगा। मेरे मुकाबले में बिल जोन्स की पोजीशन इस एतबार से बेहतर थी कि वो कार के करीब था। अगर वो कार की आड़ लेने में कामयाब हो जाता तो हम रात भर में उसके करीब नहीं भटक सकते थे। उधर सुल्तान शाह ने अपने हरीफ को बुरी तरह रकेता हुआ था। पाल जिस्मानी तौर पर सुल्तान शाह से बहुत कमतर था। खतरा भांप लेने के बावजूद उसे कोई हथियार निकालने का मौका नहीं मिल सका था, इसलिए सुल्तान शाह उसे पीस डाल रहा था और फिजा उसकी दर्दनाक गुर्राटों से गूंज रही थी। इसी वक्त मुझे बिल जोन्स का जमीन से चिपका हुआ वजूद नजर आ गया। वो बुखलाहट में कार से काफी दूर निकल चुका था और उसान बहाल होने के बाद पेट और कोहनियों के बल कार की तरफ रिंग रहा था। मैंने अंधेरे में नजरें गाड़ कर बहुत एहतियात से उसका निशाना लिया और फायर कर दिया। एक हल्की सी चीख के साथ वो पीछे उछल गया। चीख में बहुत ज्यादा अजियत नहीं थी। शायद मेरी गोली ने उसकी जिल्द के किसी हिस्से को उधेड़ डाला था जिस पर उसके मुंह से इस जराबी चीख आजाद हो गई थी। मेरे लिए फैसला कुल लम्हात थे। मैं बिल जोन्स को एक हल्का सा या कारी जख्म लगाने के बाद उस पर ज़हनी बर्तरी हासिल कर चुका था। मुझे यकीन था कि मेरी आखिरी फायर से खौफजदा होने के बाद वो कुछ देर के लिए फितरी तौर पर कार की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। मैंने उस मैदान में मौजूद उस वाहिद मोर्चे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कार पर हमारा काबिज रहना इसलिए भी जरूरी था कि बिल जोन्स को वहां से फरार होने का मौका ना मिल सके। कार की तरफ झींकते हुए मैं गिरदो पेश से गाफिल नहीं था। आगे फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कहीं भी बिल जोन्स का जमीन से चिपका हुआ साकत या मुतहर्रिक हेवला नजर नहीं आया। दूसरी तरफ सुल्तान शाह को भी शायद अपना पिस्तौल निकालने का मौका नहीं मिल सका था क्योंकि उधर से ताबड़तोड़ मुक्कों वगैरह के साथ पाल की कराहें सुनाई दे रही थी। मैं हैरान था कि कमजोर जिस्मानी साख्त रखने और इस कदर मार खाने के बावजूद पाल किसी जोंक की तरह सुल्तान शाह से चिमटा हुआ था। मैंने फिर उसी समत में एक फायर झोंक मारा जिधर मैंने बिल जोन्स को देखा था, लेकिन जवाब में उधर सकूत छाया रहा और मैं चंद सानियों में ही उस मकाम पर पहुंच गया जहां सुल्तान शाह पाल पर सवार होकर उसे अधेड़ रहा था। जल्दी इसका किस्सा खत्म करो, मैंने कार की तरफ बढ़ते हुए तेज सरगोशी में कहा।
हमें इसके साथी को भी घेरना है। वो बचकर निकलने में कामयाब हो गया तो हमारी सारी मेहनत राह आ जाएगी। यह हरामजादा रबर का बना हुआ मालूम होता है। सुल्तान शाह की गुस्से और चिल्लाहट में डूबी हुई आवाज उभरी। मैंने इसकी दोनों कनपटियां फाड़ दी हैं। साला मरता है ना बेहोश होने का नाम लेता है। मैंने फौरन ही अपना रुख तब्दील किया और फिर पाल के सर पर पहुंच गया। वो मुंह फाड़े बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उसकी मुजाहमत बदस्तूर जारी थी। मैंने उसके खुले हुए दहाने में अपने पिस्तौल की नाल अड़ाई और लबलबी दबा दी। हौलनाक धमाके के साथ उसका बदन इतनी जोर से उछला कि सुल्तान शाह फिजा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। पाल की मौत के दर्द में डूबी हुई आखिरी चीख फायर की भयानक गूंज में दबकर रह गई। मेरी गोली शायद उसके तालू से होकर खोपड़ी से निकल गई थी, क्योंकि मेरे पलटने से पहले ही उसका जिस्म 2-3 झटके लेकर साकत हो गया। उसकी तलाशी लेकर हथियारों पर कब्जा कर लो। सुल्तान शाह को हदायत देकर मैं कार की तरफ मुतवज्जा हो गया। कार के इग्निशन में चाबी मौजूद नहीं थी। मैंने डैशबोर्ड में हाथ डाला तो बीम गन वहां नहीं थी। मैंने कुछ सोचते हुए कार के हेडलैम्प पर रोशन कर दिए। दूर तक रोशनी की चादर फैल गई, लेकिन उससे बंजर और संगलास जमीन पर बिल जोन्स तो क्या किसी भी जी रूह का वजूद नहीं था। अचानक दाहिनी तरफ से फायर हुआ। मैं गैर इरादी तौर पर ड्राइविंग सीट ही में नीचे झुक गया। गोली दाहिने दरवाजे की चादर में पवस्त हो गई। मैंने फौरन हेडलैम्प बुझा दिए। घोर तारीकी में उनके निकास की वजह से शायद बिल जोन्स ने मुझे देख लिया था। फायर के समझ से अंदाजा हुआ कि उसने बहुत तेजी के साथ अपनी पोजीशन तब्दील कर ली थी और कमोबेश उन्हीं इतराफ में मौजूद था जहां से गोली चलाकर मैंने उसे जख्मी किया था। शायद उसने कार की ओर लेकर मुकाबला करने के बजाय एक चक्कर काटकर मुझे घेरने की नाकाम कोशिश की थी। मैं कार से उतरकर उसके बाएं जानब चला गया। सुल्तान शाह भी वहीं आ गया। उसे पाल के कब्जे से भरे हुए पिस्तौल के अलावा एक भरा हुआ फाजल मैगजीन और शिकारी चाकू मिला था। मेरी इस्तफसार पर मालूम हुआ कि सुल्तान शाह ने रेस्ट हाउस से रवाना होने से पहले भीमगन अपनी तहवील में ले ली थी। हथियार डालकर खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा। अचानक फिजा में बिल जोन्स की बुलंद और हज़ियानी आवाज गूंज उठी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। मेरी आवाज की समत में एक फायर कर दिया। मुझे ये तसल्ली थी कि मेरा पिस्तौल खाली होने के बाद भी हमारी तहवील में 2 भरे हुए पिस्तौल और एक मुकम्मल मैगजीन मौजूद था। हम वक्फे से गोलियां चलाकर बिल जोन्स को हरा सा कर सकते थे। तुम अकेले रह गए हो। फायर की गूंज खत्म होने के बाद मैंने ऊंची आवाज में कहा, हम दोनों तुम्हें घेर कर चूहे की मौत मार देंगे। तुम्हारी मौत तुम्हें खींच कर पाकिस्तान लाई है। चंद सानियों की सुकूत के बाद उसने सवाल किया, तुम कौन हो और हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी? उसका फिक्र मुकम्मल होने से पहले ही मैंने उस तरफ गोली चला दी। मैं हर गोली गिन कर इस्तेमाल कर रहा था। इस फायर के बाद मेरा मैगजीन खाली हो गया। मैंने खाली पिस्तौल सुल्तान शाह को देकर पाल के कब्जे से बरामद होने वाला भरा हुआ पिस्तौल ले लिया। इस वक्त तक बिल जोन्स ने सिर्फ 3 फायर किए थे। वो अपने पिस्तौल को जिस एहतियात से इस्तेमाल कर रहा था, उससे जाहिर हो रहा था कि वो गोलियों की किल्लत की तरफ से फिक्रमंद था। उसके पिस्तौल के मैगजीन में सिर्फ 3-4 गोलियां रह गई थी। उनके बाद वो ज्यादा से ज्यादा एक और मैगजीन चढ़ा सकता था, क्योंकि पाल के कब्जे से भी सिर्फ एक फाजिल मैगजीन बरामद हुआ था। उसके बाद वो निहत्था रह जाता और हम लोग भाग दौड़ कर भी उसे पकड़ सकते थे। लेकिन वो अहमक नहीं था। उसने जोश में आकर अपनी एक गोली भी बेमकसद जाया नहीं की थी। बिल जोन्स ने अचानक बुलंद आवाज में हमें गलीज गालियां देनी शुरू कर दी। उन गालियों के दौरान में ही उसकी आवाज ने झटका लिया, जैसे उसने किसी चीज पर अपना पूरा जोर सर्व कर दिया। उसके लहजा पर बाद ही एक पुरहोल धमाके से हमारी नजरें खीरा हो गई। हमसे सिर्फ चंद गज दूर कोई दस्ती बम जमीन पर गिरकर तेज चमक और धमाके के साथ फटा था। अगर हम दोनों गाड़ी की ओट में ना होते तो फिजा में उड़ने वाले बम्बों के टुकड़े और कंकरों से लहूलुहान हो चुके होते। वो बम्बों से लैस है और शायद गाड़ी के साथ ही हमें भी उड़ा देना चाहता है। सुल्तान शाह ने पुरतशवीश लहजे में सरगोशी करते हुए कहा, इस बार हम चंद गज के फर्क से बच गए, लेकिन वो अगला बम करीब आकर फेंकेगा। अंधेरे के बावजूद उसे ये कार अच्छी तरह नजर आ रही होगी हमें। अचानक ही उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर मेरा हाथ थामा और एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं कोई मुजामत किए बगैर मशीनी अंदाज में उसके पीछे उड़ गया। हम चंद गज दूर ही गए होंगे कि दूसरा धमाका और फिजा में खून आलूद सुर्खी फैल गई। हम इस बार भी बाल बाल बचे थे। कोई जोर निकल आने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि बम फटने के साथ ही हमारी कार आग के भयानक शोलों की लपेट में आ चुकी थी और बिल जोन्स काफी दूर खड़ा किसी पागल की तरह कहके लगा रहा था। आग के शोले और कसीफ धुआं उगलती हुई कार पर अपनी तवज्जो मरकूज किए रखने की वजह से शायद वो नहीं देख सका था कि हम उसके मोहलक वार से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। लम्हा भर के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ था और मैं उस पर फायर कर सकता था, लेकिन मैं फौरन ही वो इरादा तर्क करके जमीन पर गिर गया। सुल्तान शाह ने मेरी तकलीद की। इस वक्त बिल जोन्स नजर जरूर आ रहा था, लेकिन वो पिस्तौल की रेंज से बाहर था। फायर किए जाने की सूरत में वो एक मरतबा फिर हमारी तरफ से चौकन्ना हो सकता था। मेरी मुतबादिल कोशिश ये थी कि हम खुद को उसकी नजरों से महफूज रखते हुए उसको शहमी में मुबतला रहने दें कि उसने हमें मार लिया है, और जब वह अपने कारनामे का जायजा लेने के लिए जलती हुई कार के करीब आए तो बेखबरी में उस पर हमला करके उसे बेतस्तो पा कर दिया जाए। अगर मैं निगाह फिजा में आते हुए बम्बों पर ना पड़ी होती तो इस वक्त हम कहाँ होते? सुल्तान शाह झुरझुर लेते हुए मेरे कान के नीचे मनमनाया, खैरियत इसी में है कि हम अब यहाँ से निकलने की फिक्र करें। पागल हो गए हो? मैंने उसे छाड़ा। वो पूरा बारूद खाना लेकर नहीं आया होगा। वो बारूदी असलहे का माहिर है।
इसलिए 2-4 शोबदे जेब में डालकर लाया होगा। हो सकता है कि अब उसके पास पिस्तौल की गोलियों के अलावा और कुछ बाकी ना रहा हो। हम इतने करीब आए हुए शिकार को छोड़कर नहीं जा सकते। हम सीनों के बल जमीन से बिल्कुल चिपक कर एक तरफ रेंग रहे थे, लेकिन हमारी पोजीशन तसल्ली बख्श नहीं थी। वो खड़ा हुआ था और फिर भड़कते हुए शोलों ने काफी दूर तक का इलाका रोशन कर दिया था, इसलिए वो किसी भी लम्हे हमें देख सकता था। अगर किसी तरह हमारे और उसके दरमियान जलती हुई कार हायल हो जाती तो हमें उसकी नजरों से बिल्कुल महफूज होने का मौका मिल सकता था। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए ऐसी जगह से गुजरना नागुज़ीर था जो इस वक्त भी बिल की निगाहों में थी। इस मजबूरी की वजह से हम दोनों ही लम्हा बलम्हा कार से दूर खिसकते जा रहे थे, लेकिन हमारी वो कोशिश बेसूद साबित हुई। बिल जोन्स का मजनूनाना हंसी का दौरा खत्म हुआ और उसने कार के जलते हुए ढांचे की तरफ अंधाधुंध पेशकदमी करने के बजाय गिरदोपेश का जायजा लिया और हमें देख लिया। चांदनी कुत्तों, मैं तुम्हें फना कर दूंगा। वो हमें देखते ही पूरी कुव्वत से चीख पड़ा और इस बार उसने इस्तरारी तौर पर हमारी तरफ 2 फायर चौंक मारे। जिस तरह वो हमारे पिस्तौल की रेंज से बाहर था, इसी तरह हम दोनों उसके जद से महफूज थे। उसकी मजीद 2 गोलियां दाया हो गई और हम दोनों भी अपने कदमों पर उठ खड़े हुए। हमें 2 मुख्तलिफ समतों में निकलकर उसे घेरने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने राय थी जो भाग दौड़ से जल्द ही निढाल होकर वही मार लिया जाएगा। उसे मुसलसल भागने पर मजबूर करना होगा। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो यह तय कर लिया गया था कि सुल्तान शाह एक चक्कर काटकर उसकी तवज्जो का इर्तिकाज खत्म करने की कोशिश करेगा और मैं सीधा उसकी तरफ जाऊंगा। मैंने भरा हुआ पिस्तौल और फालतू मैगजीन बीमगन समेत अपने साथ ले लिया था, क्योंकि बराह रास्त टकराव के लिए मुझे इन चीजों की ज्यादा जरूरत थी। मैंने तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो वो कुछ देर तक अपनी जगह खड़ा मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने भी तकरीबन मेरी रफ्तार से सड़क की तरफ चलना शुरू कर दिया। मेरी तरफ उसकी पुश्त होते ही मैंने पंजों के बल दौड़ लगाकर फिर रुक कर पूरी कुव्वत से एक पत्थर उसकी तरफ खींच मारा। वो पिस्तौल की रेंज से बाहर जरूर था, लेकिन मेरे फेंके हुए पत्थर ने उसकी पुश्त को निशाना बना लिया। पत्थर लगते ही वो बुलबुला कर पीछे मुड़ा। उसके रुकते ही मैंने दौड़ लगा दी। वो गालियां देते हुए उछल कर भागा, लेकिन रुख बदलने की कोशिश में उसकी टांगें एक दूसरे में उलझ गई। वो लड़खड़ा कर संभलने के बाद दोबारा दौड़ा तो मेरा और उसका दरमियानी फासला खासा कम हो चुका था। मैंने भागते भागते उस पर फायर किया, लेकिन इस वक्त भी हम दोनों का दरमियानी फासला पिस्तौल की बिसात से बाहर था। मैंने उसे एक और पत्थर मारना चाहा जो उसके पहलू से निकल गया। इस वक्त 2 मजबूत हरीफों का वो खूनरेज तसादुम आवारागर्द लड़कों की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। मेरी संगबारी के नताज देखते हुए बिल जोन्स ने भी उससे इस्तेफादा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। असल बात यह थी कि मैं उससे टकरा जाने के फर्क में था। फिराक में था और वह भाग रहा था। अगर वो भी हिम्मत करके मेरे मुकाबले पर ठहरने की कोशिश करता तो शायद सूरत हाल दुश्वार तर हो सकती थी। एक टीले के करीब से गुजरते हुए उसने रुककर मेरी तरफ देखा, फिर फायर कर दिया। गोली मुझ तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसी वक्त टीले पर से गोली चली और बिल जोन्स एक चीख के साथ जमीन पर ढेर हो गया। भागदौड़ में हम लोग जलती हुई कार से काफी दूर निकल आए थे और वहां शोलों की रोशनी मुयस्सर नहीं थी, इसलिए मुझे उस टीले पर फायर की रोशनी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन बिल जोन्स के गिरते ही टीले पर से किसी ने उस पर छलांग लगा थी। मेरे लिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि वो सुल्तान शाह ही हो सकता था। मैंने पूरी कुव्वत के साथ उन दोनों की तरफ दौड़ लगा दी ताकि बिल जोन्स जैसे देवहैकल सांड के मुकाबले में सुल्तान शाह की मदद कर सकूं। मेरे पहुंचने तक बिल जोन्स सुल्तान शाह की गिरफ्त से आजाद हो चुका था और वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए मौका की तलाश में पांव बदलते हुए एक दायरे में घूम रहे थे। मैंने पहली नजर में देख लिया कि बिल जोन्स खाली हाथ था। शायद सुल्तान शाह के हमलावर होते ही पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया था। वो न सिर्फ गैर मुसल्लह था बल्कि लंगड़ा भी हो चुका था। बिल जोन्स, हाथ उठा लो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैंने पिस्तौल तान कर उसे ललकारा। मेरी जुबान से अपना असल नाम सुनकर वो बुरी तरह चौंका और घबराई हुई आदमी बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैं बिल जोन्स नहीं, जैक रोनाल्डो ही हूँ। तुम यकीनन वो नहीं हो जो बनते रहे हो। फिर मुझे शायद कर्नल जैसी जोन्स का नाम भी बदलना पड़ेगा। मैंने हवा में फायर करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि आज की रात वो अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से अपने अकलौते वारिस से भी महरूम हो जाएगा। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो शिकस्त खोरदा और परेशान नजर आने के बावजूद खौफजदा नहीं था। ये तुम सबका बाप डैनी है। सुल्तान शाह ने बढ़कर उसके घुटने पर ठोकर मारते हुए कहा और ये वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि बिल जोन्स ने फुर्ती से उसे अपने बाजू में जकड़ लिया था। इस तरह सुल्तान शाह मेरे और उसके दरमियान हायल हो गया था। मैंने पैंतरा बदलकर बिल जोन्स के पहलू को अपने पिस्तौल की जद में लेने की कोशिश की, मगर बिल जोन्स ने आसानी के साथ सुल्तान शाह को उसी तरफ उस रुख पर सामने कर लिया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सुल्तान शाह उसके मजबूत बाजू में बिल्कुल बेबस होकर रह गया हो। सुल्तान शाह का ऊपर उठा हुआ हाथ बिल्कुल बेजान अंदाज में नीचे गिरा तो मुझे नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। शायद बिल जोन्स है पूरी कुव्वत के साथ अपने बाजुओं में उसका सीना दबाकर उसका दम घोटने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे कामयाबी हासिल हो रही थी। सुल्तान शाह जोश में खुद ही उस शिकंजे में जा फंसा था। इसे फौरन छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। मैंने फौरन पिस्तौल के नाल का रुख उसकी खोपड़ी की तरफ कर दिया। वो सुल्तान शाह से ज्यादा दराज कामा था, इसलिए उसका सर किसी जद में नहीं था। मैंने गुराते हुए एक फायर कर दिया। मैंने फायर करते हुए बिल जोन्स के जिस्म के किसी हिस्से का निशाना नहीं लिया था,
लेकिन वो धमाके के रद्दे अमल में एक तरफ झुका तो गोली शायद उसके कान को छेदती हुई गुजर गई। बिल जोन्स का एक हाथ गैर इरादी तौर पर जख्मी कान की तरफ गया और सुल्तान शाह अपनी बदहाली के बावजूद उसकी गिरफ्त से आजाद होने में कामयाब हो गया। ठहरो, उसने अचानक फिजा में हाथ उठाकर कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के बस तुम्हारा कोई भी मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार हूं। दोनों हाथ उठाकर तलाशी देने के बाद ही तुमसे कोई बात की जा सकती है। पिस्तौल गिर चुका है, मेरी जेब में एक भरे हुए मैगजीन के अलावा और कुछ नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि अभी तुम्हारे पास कितने बम बाकी हैं। मैंने तल्खी के साथ कहा, मैं सिर्फ 2 मैजिक बाल्स लाया था, वो दोनों इस्तेमाल हो चुकी हैं। वो बोला, फिर तुम्हें तलाशी देने में क्या एतराज है? तलाशी दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो भयानक अंदाज में हंस पड़ा, तुम बहुत चालाक और जिद्दी हो। फिर हाथ उठाते हुए बोला, आओ मेरी जामा तलाशी भी ले लो ताकि पूरी तरह अपनी तसल्ली कर सको। ये याद रखना कि मैं मौत से जरा भी खाइफ नहीं हूँ, बस इतनी जल्दी मर जाने का तसव्वुर कुछ खुशगवार नहीं है। अभी मैंने अपनी जिंदगी की सिर्फ 24 बहारें ही देखी हैं। सुल्तान शाह ने उसकी तफसीली जामा तलाशी ली तो भरे हुए मैगजीन और एक छोटे से धाती खोल के अलावा कुछ बरामद नहीं कर सका। मैजिक बाल्स या तबाकुन बम्बों में से कोई बाकी मांदा बम दस्तयाब नहीं हो सका।